हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो हम नेक्स्ट जो है टॉपिक कवर करेंगे इसी लेक्चर में एमआई का, जो कि हम प्रीवियसली जो है हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी। उसके बाद हमने देखा था फिट वगैरह के बारे में। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लास देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है हमने कवर करी हैं। हमने स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ लिया था। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं उसको पढ़ लिया था। ठीक है। उसके बाद हमने क्या नाम है कुछ स्टैंडर्ड जो है पढ़े थे लेंथ की, है ना। यार्ड क्या होता है या मीटर की डिफिनीशन क्या है। ठीक है। फिर वेवलेंथ स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है। वेवलेंथ स्टैंडर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें समय के जो समय और एटमॉस्फेयर का उस पर इफेक्ट होता है वो नहीं होता है। ठीक है। किप्टॉन 86 की जो क्या नाम है आइसोटोन्स होते हैं, उनकी नारंगी रंग की जो क्या नाम नारंगी कलर की आपकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 1 मीटर के बराबर होती है, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो उसमें कोई जो है किसी तरीके से क्षरण नहीं होता है। जबकि अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट रखते हैं या उसको डिफाइन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि समय के साथ जो है टेम्परेचर, समय और एटमॉस्फेयर के साथ कुछ ना कुछ जो है वो माइन्यूट सा भी चेंज आ जाता है। तो वो एक तरीके से हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाता है। उसके अलावा हमने देखा था लाइन लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। फिर हमने पढ़ा था लिमिट, फिट और टॉलरेंस। लिमिट के बारे में पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नॉमिनल साइज़ क्या होती है, बेसिक साइज़ क्या होती है और एक्चुअल साइज़ क्या होती है। एक्चुअल साइज़ जो हम मेजर करते हैं, बेसिक साइज़ जो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। ठीक है। जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है। उसके अलावा फिर हमने देखा था लिमिट्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, जाना था। एक बार फिर से आइए देख लेते हैं लिमिट्स के बारे में क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई शाफ्ट है, ये पोर्शन आपका कोई जो राइट में है, ये आपका शाफ्ट है और ये आपका होल है। ठीक है। तो हमने जैसे बात करी थी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। मैक्सिमम किसी भी शाफ्ट की जो साइज होती है या किसी भी होल की जो अधिकतम साइज होगी उसको अपर लिमिट बोलते हैं या मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं। ठीक है। और जो मिनिमम साइज होती है उस शाफ्ट की पॉसिबल मिनिमम साइज जो कि एक्सेप्टिंग रेंज के अंदर हो, है ना। अब एक्सेप्टिंग रेंज क्या होगी भाई, हमने 25 का आपको बोला, आप 10 बना के लेके आओगे तो वो तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर 25 का बोला, आप 25 के आसपास बना के लेके आएंगे, 24.9 हो गया, 24.98 हो गया, 96 हो गया, तो वो हम एक रेंज होती है जहां तक ये होता है कि हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो एक्सेप्टिंग रेंज के अंदर अगर है किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो हमारा शाफ्ट है, इसकी जो लोअर साइज है या मिनिमम साइज है, ठीक है, लोअर लिमिट है, वो हमारी ये है और मैक्सिमम लिमिट हमारी ये है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए ये होल है, ये पूरा होल दिया गया है, ये सेंटर लाइन है बीच वाली, और होल की मिनिमम साइज ये है और मैक्सिमम साइज ये है। तो आप एक चीज देख ध्यान रखेंगे कि अगर जो हमारा शाफ्ट है उसकी मैक्सिमम साइज होल की मिनिमम साइज से छोटी है, थोड़ा सा भी कम है, तो इनके बीच में क्लियरेंस होगा और इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम क्लियरेंस। ठीक है। क्या बोलते हैं, सॉरी, मिनिमम अलाउंस, अलाउंस होगा, क्योंकि हमको अलाउंस देना पड़ेगा। अलाउंस आप क्या नाम है पीटी में भी पढ़े होंगे, अलाउंस किस लिए दिया जाता है। ठीक है। तो अगर इनके बीच में क्लियरेंस है तो वहां पे जो अलाउंस होगा वो मिनिमम अलाउंस होगा। अगर यही चीज जो शाफ्ट की मैक्सिमम साइज है और जो आपकी होल है उसकी मिनिमम साइज से शाफ्ट की मैक्सिमम साइज बड़ी है, ठीक है, तो जो आपका
अलाउंस होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ये आपकी होल की मिनिमम साइज है और ये शाफ्ट है, ये इसकी मैक्सिमम साइज है। तो देखिए अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों के बीच में गैप देखेंगे, तो आपको बहुत माइन्यूट सा गैप नजर आएगा। यानी कि यहाँ पे अलाउंस जो हमारा है वो बहुत कम है या मिनिमम, इससे ज़्यादा अलाउंस, इससे कम अलाउंस हमारे पास नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम अलाउंस की, तो अगर होल अपने मैक्सिमम साइज पे है और शाफ्ट अपने मिनिमम साइज पे है, तो उस टाइम जो आपको अलाउंस मिलेगा वो मैक्सिमम अलाउंस होगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट्स की। तो जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है 25 प्लस माइनस 0.5, तो अगर हम प्लस करेंगे तो हमें अपर लिमिट मिलेगी, अगर हम माइनस कर देंगे 25 से तो हमें लोअर लिमिट मिलेगी। इस चीज़ में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए, जो अलाउंस होता है वो रिलेटिव टर्म है, मतलब कि शाफ्ट की पोजीशन, शाफ्ट की साइज और होल की साइज दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। शाफ्ट की साइज और होल की साइज दोनों पे जो हमारा अलाउंस है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। बात करते हैं टॉलरेंस की। तो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि टॉलरेंस क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट की मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो ये एक एलिमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं शाफ्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं होल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमारा टॉलरेंस होगा, जैसे 25.05 अगर हम प्लस में लेते हैं, है ना, और 24.95, तो अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 0.10 ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा। टॉलरेंस के बारे में हमने जैसे कि बात किया था प्रीवियस क्लास में, तो ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस, एक होता है बाइलेटरल टॉलरेंस। यानी कि एक पार्शिक टॉलरेंस और द्विपार्शिक टॉलरेंस। एक पार्शिक मतलब क्या हो गया कि या तो साइज जो है, जो बेसिक साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो बेसिक साइज से या तो बड़ी हो और या छोटी हो, है ना, या तो बड़ी हो या तो छोटी हो। ऐसा नहीं होगा कि अपर लिमिट रखें तो बेसिक साइज से बड़ी हो जाए और लोअर लिमिट रखें तो बेसिक साइज से छोटी हो जाए, दोनों एक साथ नहीं होगा। हम अपर लिमिट रखें तब भी अगर बड़ी है तो बेसिक साइज से बड़ी आए, और लोअर लिमिट रखें तब भी बेसिक साइज से बड़ी आए। ऐसे ही अगर हम अपर लिमिट रखें तब भी बेसिक साइज से छोटी आए, और लोअर लोअर लिमिट रखें तब भी बेसिक साइज से छोटी आए। तो इस तरीके से जो टॉलरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक पार्श्विक या यूनिलेटरल टॉलरेंस बोलेंगे। जैसे कि 25 आपकी मान लीजिए बेसिक साइज है, तो प्लस माइनस प्लस 0.10 एंड माइनस 0.00, मतलब कि हम माइनस से कुछ घटा ही नहीं रहे हैं। ये पोजीशन आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए ये जो है, ये वाली पोजीशन ये दी हुई है, मतलब कि लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई, जब 0.0 है तो लोअर लिमिट हमारी 25 हो गई, दैट इज बेसिक साइज, और अपर लिमिट हमारी 25.10, दैट इज हमारी जो अपर लिमिट है वो क्या है कि बेसिक साइज से बड़ी है, और लोअर लिमिट क्या है, बेसिक साइज के बराबर है। तो ये क्या हो गया, आप देखिए बेसिक साइज के एक ही तरफ लाई कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए ये जो होगा ये क्या होगा, एक पार्श्विक या यूनिलेटरल टॉलरेंस होगा। अब अगर बात करें बाइलेटरल टॉलरेंस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये बेसिक साइज से ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है। देखिए कैसे होगा, जैसे कि 25.05 का हमने एग्जाम्पल लिया। अब देखिए ये जो लाइन है ये आपकी जीरो लाइन या बेसिक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन।
ठीक है। अब देखेंगे अगर हम बाइलेटरल टॉलरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो बाइलेटरल टॉलरेंस है उसकी अपर लिमिट क्या है, इस बेसिक साइज के ऊपर है, दैट इज 25.05, और जो लोअर लिमिट है वो बेसिक साइज के नीचे है जिसको बोलते हैं 24.95, है ना। एक पाउसिक टॉलरेंस का कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि साइज हमारी क्या है 25 और प्लस में 0.20, और जो लोअर लिमिट है वो भी प्लस में 0.10। तो यानी कि लोअर लिमिट यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जैसे 25.05 लिखा है तो 05 की जगह मान लीजिए ये 25 पॉइंट प्लस 02 या 20, और यहाँ पे मान लीजिए 10 है प्लस में, तो दोनों तो प्लस में है ना। दैट मीन्स कि हमारी जो साइज है ऑब्जेक्ट की वो लोअर साइज और अपर साइज दोनों जो होंगी वो हमारी बेसिक साइज से बड़ी होंगी, प्लस में है ना। यही चीज़ हम माइनस में भी कर सकते हैं कि 25 माइनस अपर लिमिट जो है वो -10 और लोअर लिमिट जो है वो -20, ठीक है। तो अगर जो बेसिक साइज है उसके एक साइड जो है हमारे ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो लाई करेगी तो उसको हम बोलते हैं क्या नाम है, यूनिलेटरल टॉलरेंस। और अगर यही साइज जो है ऑब्जेक्ट की हमारे दोनों साइड जो है बेसिक लाइन के लाई करेगी तो उसको हम बोलेंगे द्विपार्श्विक या बाइलेटरल टॉलरेंस, ठीक है। चलिए अलाउंस की, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया था, अलाउंस कि शाफ्ट या बेरिंग की जो मैक्सिमम साइज होती है दोनों में से किसी की भी मैक्सिमम साइज, और अगले की मान लीजिए हम शाफ्ट कंसीडर कर रहे हैं, शाफ्ट और बेरिंग दोनों में से किसी एक की मैक्सिमम साइज और किसी एक की मिनिमम साइज, ठीक है। अगर उसके बीच में डिफरेंस होगा तो अलाउंस हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर दोनों की मान लीजिए किसी एक की मिनिमम साइज और दूसरे की मैक्सिमम साइज के बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है, तो हमारा मिनिमम अलाउंस होगा। जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई आपको बेरिंग दी हुई है, उसकी साइज जो है उसने बताया 25, अपर लिमिट +0.05 और लोअर लिमिट जो है आपकी -0.01। तो अगर हम बात करेंगे, ये आपकी बेरिंग की साइज है और जो आपके शाफ्ट की साइज है वो है 25 पॉइंट प्लस में पॉइंट माइनस में 0.02 और लोअर लिमिट जो है माइनस में 0.04 दिया हुआ है। तो अगर आप देखें तो अधिकतम अलाउंस या मैक्सिमम अलाउंस कितना होगा, तो मैक्सिमम अलाउंस के लिए अगर हम जाएंगे तो जो आपकी बेरिंग है उसकी मैक्सिमम साइज और जो आपकी शाफ्ट है उसकी मिनिमम साइज, दोनों को अगर हम घटा देंगे बेरिंग की साइज से शाफ्ट की साइज तो हमें मैक्सिमम अलाउंस मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, 25.05 ये आपकी शाफ्ट की और सॉरी बेरिंग की मैक्सिमम साइज हो गई, ठीक है। अब बेरिंग की मैक्सिमम साइज से हम शाफ्ट की मिनिमम साइज घटाएंगे, तो शाफ्ट की मिनिमम साइज अगर देखा जाए तो लोअर लिमिट शाफ्ट की 0.04 है, तो शाफ्ट की मिनिमम साइज क्या हो जाएगी 49 पॉइंट ओ सॉरी 24.96। तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो 4 + 5.09 mm का जो है हमको अलाउंस मैक्सिमम अलाउंस मिलेगा। अगर हम मिनिमम अलाउंस की बात करेंगे तो जो आपका बेयरिंग है उसकी लोअर लिमिट क्या है -0.01, यानी कि हो जाएगा 24.99। और जो दूसरी साइज शाफ्ट की है, यानी कि अगर हम इसकी लोअर साइज ले रहे हैं तो शाफ्ट की मैक्सिमम साइज लेंगे,
तो 25 में से हम घटा देंगे 0.03, तो यानी कि 24.02 दिया हुआ है 24.98। तो आप देखिए 24.99 में से 24.98 घटाएंगे तो 0.01 mm जो आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम अलाउंस होगा, है ना। और मैक्सिमम अलाउंस कितना हो गया, 0.09 mm। देखते हैं डेविएशन के बारे में कि डेविएशन क्या होता है, या विचलन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम विचलन की बात करें तो जो आपका मान लीजिए होल या शाफ्ट है, उसकी जो जीरो लाइन है या बेसिक साइज है, ठीक है, उसकी बेसिक साइज और उसकी मिनिमम या मैक्सिमम साइज को हम अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन या अपर डेविएशन बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे कि बात करें, अब मान लीजिए ये हमारा कोई शाफ्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ये बेसिक साइज है, ये बेसिक साइज रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम अपर डेविएशन की बात करेंगे तो इसमें जो लगा हुआ शाफ्ट है या मान लीजिए होल है, कुछ भी जो है, तो अगर शाफ्ट है तो इसकी जो ये लोअर लिमिट होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, या न्यूनतम विचलन बोलेंगे। ठीक है, अगर इसकी मैक्सिमम साइज जो है, मैक्सिमम साइज आपकी शाफ्ट की, ठीक है, या उच्च सीमा जिसको बोलते हैं, उसके और जो आपका बेसिक साइज है इसके बीच में डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को हम अपर डेविएशन बोलेंगे। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। अब मूल साइज क्या है, मूल साइज या बेसिक साइज जो होती है, जो कि जो ऑब्जेक्ट की हमारी जिस तरीके से हमको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो उसकी जो एक्चुअल जो हमें रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो एक्चुअल साइज होती है, ओ सॉरी, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है या जो भी हमें वर्कपीस दिया जाता है बनाने के लिए, तो अगर जो क्या नाम है उसकी एक्चुअल साइज होती है या जो सब ऑब्जेक्ट की हमारी जिसके अकॉर्डिंग या जिस साइज का हमको ऑब्जेक्ट बनाना होता है उसको हम मूल साइज या बेसिक साइज बोलते हैं। अब अगर बात करें फंडामेंटल डेविएशन या मूल डेविएशन की, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा में से जो भी जो भी क्या नाम है आपका जीरो लाइन या बेसिक साइज के आसपास होगा या निकट होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल डेविएशन बोलेंगे। और अगर हम बात करें कि जीरो लाइन या बेसिक साइज क्या होती है, तो जो आपकी कोई सरल रेखा है, ठीक है, एक तरीके से एक प्रकार की एक सरल रेखा होती है जो कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसको आपको बनाना है उसकी जो एक्चुअल साइज होती है, बेसिक साइज, उसको प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसका जनरली इस्तेमाल हम लिमिट या क्या नाम है आपका डेविएशन निर्धारण करने के लिए करते हैं, जीरो लाइन का। ठीक है, तो अगर अब लोअर या अपर डेविएशन की बात करें तो देखिए जो आपका होल होता है या आपकी शाफ्ट है, इसकी जो अधिकतम साइज है अर्थात मैक्सिमम लिमिट, और जो फंडामेंटल साइज है या बेसिक साइज है, उसके अंतर को हम अपर डेविएशन बोलेंगे। अपर डेविएशन दैट इज पॉजिटिव इन नेचर, while if it it is considered the lower one, then it can be negative also। मतलब कि जो हमारा डेविएशन होगा अपर डेविएशन, वो लोअर या
अपर दोनों हो सकता है। कैसे होगा, चलिए जैसे देखते हैं कि अगर अपर लिमिट जो है यहाँ पे देखें, तो ये जो लोअर साइज है आपके ऑब्जेक्ट की, ये इसके पास है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगी। वाइल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपकी बेसिक साइज है, ठीक है। बेसिक साइज से अगर हम इस डेविएशन की बात करें जो इसकी अपर लिमिट है, तो इसको बोलेंगे हम फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉरी, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिट। तो फिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फिट जो है डिग्री ऑफ लूजनेस या टाइटनेस बिटवीन टू मेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि अगर दो आपके जो अवयव अवयव हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मिल रहे हैं, वो आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो ढीलापन या टाइटनेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। फिट के मैंने बताया कि आपको तीन तरीके की होती है, क्लियरेंस, इंटरफेरेंस, ट्रांजिट, ठीक है। तो अगर हम क्लियरेंस फिट की बात करें, तो जो आपका मान लीजिए जो मेटिंग पार्ट्स हैं, अगर हम शाफ्ट और होल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो शाफ्ट की जो मैक्सिमम साइज होती है होल की मिनिमम साइज से अगर छोटी हो, अगर कम हो, शाफ्ट की मैक्सिमम साइज होल की मिनिमम साइज से कम हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका क्लियरेंस फिट। और क्लियरेंस फिट में देखिए आसानी से जो है ये मूव कर सकता है, ठीक है। जो क्या नाम है, इनके बीच में मोशन जो है आसानी से हो सकता है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो है वो गति कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यही बात करेंगे कि क्लियरेंस फिट में, तो इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्लाइडिंग फिट, एक होता है रनिंग रनिंग फिट। तो स्लाइडिंग फिट में क्या होता है कि जब जो मेटिंग एलिमेंट्स हैं वो अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो स्लिप कर सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं, है ना, मूव कर सकते हैं अंदर की तरफ बाहर की तरफ, जैसे आपका पंच या डाई सिस्टम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्लाइडिंग फिट होगी। अगर ये मूव ना कर पाए, उसके अलावा मूव करने के अलावा ये एक दूसरे के अंदर रोटेट कर जाए, है ना, जैसे कि आपका शाफ्ट हो गया, शाफ्ट अगर अगर कपलिंग के अंदर जाता है तो वो रोटेट करता है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, कपलिंग या बेयरिंग देख लीजिए, बेयरिंग के अंदर जाता है तो आपका शाफ्ट क्या करता है, बेयरिंग के भी अंदर रोटेट करता है। तो इस फिट को हम क्या बोलेंगे, रनिंग फिट बोलेंगे। अगर हम बात करें इंटरफेरेंस फिट की, तो जो आपकी शाफ्ट की लोअर लिमिट है, अगर वो होल की क्या नाम है मैक्सिमम लिमिट से बड़ी हो जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे, ये देखिए ये शाफ्ट है, इसकी ये शाफ्ट है, इसकी जो लोअर लिमिट है, शाफ्ट की लोअर लिमिट, ये आपके होल की अपर लिमिट से भी अधिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बाधा फिट या इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें तो ये भी दो टाइप की होती हैं, एक होता है प्रेस फिट और एक होता है आपका फोर्स फिट। प्रेस फिट में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए जो मेटिंग एलिमेंट्स हैं, जो जिन अवयवों को क्या नाम है फिट के तहत जिस जिन अवयवों को जोड़ा जा रहा है उनके बीच में, जिनके बीच में फिट हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये हल्का सा चोट करने पे, हल्का सा फोर्स लगाने पे, ठीक है, या प्रेस करने पे ये फिट हो जाते हैं, एक दूसरे से फिट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस फिट को हम क्या बोलते हैं, प्रेस फिट बोलते हैं। और ये एक तरीके से जो है नॉन परमानेंट, मतलब कि अस्थाई तरीके की होती है। जब भी जरूरत पड़ती है तो हम इसको हटा भी या निकाल भी सकते हैं। जैसे कि आपका आप देख लीजिए, जैसे आपके शाफ्ट हो गए, ठीक है, या आपकी पुल्ली हो गई, या आपके गियर हो गए, है ना, तो ये सब क्या है आपके, एक तरीके से ये प्रेस फिट के एग्जाम्पल है। अगर हम वही बात करें फोर्स फिट की या बल फिट की, तो इसमें क्या होता है, जो मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं इनको आसानी से ऐसे नहीं, हम क्या नाम है हल्के प्रेशर के थ्रू जो है हम इनको
फिट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इनको हीट करते हैं, हीट करके जब हम उनको ठंडा करते हैं तो जो मेटल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनका उसकी साइज जो है कम हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उस श्रिंक साइज को एक दूसरे से मेट करवाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेस फिट बोलते हैं। और ये क्या होती है, ये परमानेंट फिट होती है, एक बार फिट करने के बाद ये कभी रिमूव नहीं की जा सकती। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो आपके टांगा या आपकी जो बुलक कार्ड है, उसकी जो पहिए या रिम होता है, पहिए पर जो रिम होता है, रिम चढ़ाया जाता है, वो इस तरीके की फिट का इस्तेमाल करके चढ़ाया जाता है, फोर्स फिट का। ठीक है। उसके अलावा अगर ट्रांजिट फिट की बात करें तो मान लीजिए कि आपका जो शाफ्ट की लोअर लिमिट है वो आपके होल की लोअर लिमिट से कम है, लेकिन जो शाफ्ट की अपर लिमिट है वो उसके लोअर लिमिट से अधिक है, या शाफ्ट की लोअर लिमिट जो है होल के लोअर लिमिट से अधिक है, और जो शाफ्ट की अपर लिमिट है वो भी उसके होल की अपर लिमिट से अधिक। तो ऐसे क्या होगा कि इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा आसानी से भी फिट हो जाए, और हो सकता है कि हमारा टाइट से भी फिट हो। इसी वजह से इसको ट्रांजिशन फिट कहते हैं। ठीक है। अब अगर देखें कि फिट के बेस क्या होते हैं, या बेसिस ऑफ लिमिट एंड फिट, किस बेस पे जो है हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारी फिट के जो बेसिस होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है हमारा होल बेस सिस्टम। तो होल बेस सिस्टम में क्या करते हैं, हम होल को अपने फिक्स रखते हैं, यानी कि होल की, देखिए होल बनाने में, ठीक है, काफ़ी मेहनत करनी होती है। मेहनत मतलब ये लगती है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो है डिफरेंट डिफरेंट वो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो शाफ्ट की होल की साइज को बनाना इज मोर डिफिकल्ट देन टू मेकिंग अ शाफ्ट, आइदर टू चेंज द साइज ऑफ शाफ्ट। मतलब कि अगर हम देखें तो होल को दोबारा बनाना जो है वो शाफ्ट को दोबारा बनाने से कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि अगर हम जनरली क्या करते हैं, या इंडस्ट्रियल फील्ड में आप देखते भी होंगे कि जनरली क्या आपका जो होता है वो होल बेस सिस्टम यूज होता है, यानी कि होल की साइज को हम फिक्स रखते हैं, और शाफ्ट की साइज जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये मिनिमम साइज का शाफ्ट है, ये उससे मैक्सिमम लार्ज शाफ्ट है, और ये मैक्सिमम साइज का शाफ्ट है। तो हम होल की साइज को फिक्स रखते हैं और शाफ्ट की साइज को एज पर रिक्वायरमेंट हम चेंज कर लेते हैं। वाइल इफ बी कंसीडर, इफ वी टॉक अबाउट शाफ्ट सिस्टम, शाफ्ट बेस्ड सिस्टम, तो इसमें क्या करते हैं, हम शाफ्ट की साइज को फिक्स रखते हैं और होल की साइज को जो है वो हम चेंज करते जाते हैं। ये हमारे इंडस्ट्रीज में यूज बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है। हमारा होल बेस्ड सिस्टम ही यूज होता है। अब अगर देखा जाए, बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड्स में 25 तरीके से जो है वो डेविएशन दिया जा सकता है। ठीक है। मतलब कि अगर हम शाफ्ट की साइज को चेंज करते हैं तो उसको हम 25 तरीके से जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड में मेंशन है कि 25 तरीके से चेंज करते हैं। तो शाफ्ट की साइज के लिए हम स्मॉल लेटर्स से जो है डिनोट करते हैं, ये 25 होंगे, स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर जे एस जे के एम एन पी आर, इस तरीके से 25 जो है साइज स्टैंडर्ड साइज होती हैं। ठीक है। और 18 प्रकार के टॉलरेंस जो है वो सात या छिद्र में दिए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है, आइए देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि लीस्ट काउंट, आप बहुत जो है फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि किसी भी जो आपका किसी भी क्या नाम है, जो यंत्र होता है
जिससे हम साइज को मेजर करते हैं, है ना। तो किसी भी यंत्र द्वारा जो मिनिमम साइज मेजर की जा सके, छोटी से छोटी वह साइज जो हम किसी भी क्या नाम है यंत्र से मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं उस यंत्र का लीस्ट काउंट। ठीक है, वो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, उससे अगर हम मिनिमम जो है 1 मीटर मेजर कर पा रहे हैं, तो जो लीस्ट काउंट होगा उस इंस्ट्रूमेंट का वो 1 मीटर होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स होता है, तो वर्नियर की जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज के वर्नियर होते हैं। तो देखा जाए तो उसके एक बड़े खाने में कितने छोटे खाने हैं। ठीक है, एक बड़े खाने में जो आपकी वर्नियर स्केल होती है उसके कितने खाने आते हैं, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो है लीस्ट काउंट निकल जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट साइज की वर्नियर्स होती हैं, तो जनरली हमारा जो वर्नियर का लीस्ट काउंट होता है वो किसी किसी वर्नियर में 0.1 मीटर के आसपास होता है, किसी में 0.05 मीटर और किसी में 0.02 mm तक जो है वो आपका लीस्ट काउंट देखने को मिल जाता है। अगर हम रेंज या परास की बात करें, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो मिनिमम और मैक्सिमम साइज, अधिकतम और मैक्सिमम साइज जो है उसके द्वारा जो मेजर करी जाती है या की जा सकती है, उसको उस इंस्ट्रूमेंट का रेंज या परास बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रिसीजन की बात करें तो आपका जो यंत्र है वो, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी यंत्र के द्वारा मेजर कर रहे हैं या किसी आपके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर रहे हैं। अगर आपने एक बार मेजर किया 24.9 आया, आप फिर से सेम कंडीशन में सेम तरीके से मेजर करिए, और जितनी, मान लीजिए आपने कई बार भी मेजर करा, तो आपका क्या होगा कि अगर 24.9 पहली बार आया, 24.89 दूसरी बार आया, 24.91 तीसरी बार आया, तो अराउंड जो है जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसी के पास जो आपकी जितनी बार आप मेजर कर रहे हैं सेम वैल्यू आ रही है मान लीजिए, तो उस हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हम प्रिसीजन बोलते हैं। अगर हम डिफिनेशन की देखिए बात करते हैं, तो समान रूप से ली गई मापों की परस्पर समानता, यानी कि सेम कंडीशन में, सेम सिचुएशन में जो हम मेजरमेंट करते हैं वो एक दूसरे से कितने समान है, कितने क्लोज है, ठीक है, वो जो है उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन कहलाता है। अगर हम बात करें कि सेम कंडीशन में अगर हम अलग अलग तरीके से जो है रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है, उन रीडिंग्स में जो है वो आपको समानता दिखती है, काफ़ी वो रीडिंग्स क्लोज दिखती हैं, तो हम ये मानेंगे कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो जो है हमारा प्रिसाइज है। जैसे कि अगर आप बात करिए माइक्रोमीटर की, तो आप माइक्रोमीटर से किसी एक शेप को एक बार माप लीजिए, ठीक है, तो वो आप जितनी बार मापेंगे आपको सेम शेप की जो है वो रीडिंग दिखाएगा। दैट इज कि आपका माइक्रोमीटर जो है वो काफ़ी प्रिसाइज है। ठीक है, बात करें एक्यूरेसी की, तो किसी भी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा मान लीजिए कोई भी साइज मापी गई, ठीक है, मेजर करी गई, और वो एक्चुअल साइज के जितने पास होगी उतना ही ज़्यादा वो आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा। मान लीजिए कि एक आपके पास कोई भी क्या नाम है रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, जिसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 10 mm दी हुई है, 10 mm जो है आपकी चौड़ाई दी है, आप मापते हैं और 9.98 mm आपको मिलता है, तो अराउंड जो है वो 10 mm के क्लोज है, इसलिए हम बोलेंगे कि काफ़ी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने मेजर करा वो काफ़ी जो है एक्यूरेट है। अगर सेम साइज नहीं आती, जैसे हम 10 मापा और 10 नहीं आया, तो फिर जो है आपका इसमें इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा, और उसको क्या बोलते हैं,
एरर ऑफ मेजरमेंट, मापन की त्रुटि, ठीक है। और फिर आप उसके रीजन देखेंगे किस वजह से त्रुटि आ रही है, डिफरेंट रीजन है, जो पैरेलैक्स हो गया या फिर क्या नाम है एटमॉस्फेयर हो गया, डिफरेंट रीजन होते हैं। तो आप देखेंगे किस वजह से जो है ये हमारी माप सही नहीं आ रही है, और फिर आप जो है उसको सही से फिर से उसको क्या नाम है कैलिब्रेट करेंगे और दोबारा से मेजरमेंट को लेंगे, ठीक है। फिर सेंसिटिविटी की बात करें तो कोई भी अगर आपका इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी मेजरमेंट को छोटे छोटे क्वांटिटीज में अगर मेजर करता है, छोटी से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में मेजर कर लेता है, छोटे छोटे डिफरेंस मेजर कर लेता है, ठीक है, तो उनके बीच जो होती है इस क्वालिटी को उस ऑब्जेक्ट का या उस इंस्ट्रूमेंट की जो है हम सुब्राइटा या सेंसिटिविटी बोलते हैं। मतलब कि बहुत माइन्यूट सा भी चेंज हुआ तो वो तुरंत सेंस कर लिया, पता कर लिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास होते हैं जो किसी भी स्केल को 0.1 mm या 0.5 mm तक जनरली जो है सिंपल स्केल से हम मापते हैं। लेकिन अगर बात करें माइक्रोमीटर हो गया, कैलिपर हो गया, तो इससे हम 0.0 टू 0.01 mm तक जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्या नाम है साइज है उसको हम माप सकते हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे तो जो हमारा कैलिपर है वो जनरली क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव है रेदर देन सिंपल, जो आपके सिंपल स्केल्स, जो आपके साधारण पैमाने हैं उनसे ये ज़्यादा जो है सुग्राही या सेंसिटिव है, ठीक है। अब रिपीटेबिलिटी की बात करते हैं। अगर हमारी सिचुएशन सेम है और उसमें जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं सेम कंडीशन में, सेम सिचुएशन में जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका जो रीडिंग है वो हमें सेम मिल रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी या बारंबारता बोलते हैं। और जनरली आप देखेंगे जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो सेंस करते हैं, तो सेंस करके आप कितनी बार भी उनकी रीडिंग लीजिए, अगर आप सेम सिचुएशन में कोई भी चेंज आप नहीं करते हैं तो आपको हर बार जो है जो ट्रांसड्यूसर है उससे सेम इनपुट पे सेम ही आउटपुट या डायरेक्शन जो है बार बार गेन किया जा सकता है। तो हमें इस पे रिपीटेबिलिटी जो है बार बार मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट में रिपीटेबिलिटी होगी और बार बार सेम सिचुएशन में सेम रिजल्ट हमें देगा। अब ये जितने हमने पढ़े हैं ये सब एक अच्छे इक्विपमेंट के लिए जो है, इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट। यानी कि एक्यूरेट होना चाहिए, रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट में, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेंज अच्छी होनी चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और लिस्ट काउंट जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी की। देखिए जनरली क्या होता है कि आजकल जो है प्रोडक्ट मास में बनने लगे। मास मतलब कि हम इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट को बनाने के बजाय जो है एक साथ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक से अधिक प्रोडक्ट जो है वो एक साथ निर्माण करते हैं, है ना। आजकल इंडस्ट्रीज में आप लोग देखते भी होंगे, आपको पता भी होगा कि हम कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका मास प्रोडक्शन करते हैं। और मास प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि सेम प्रोडक्ट एक से अधिक नंबर्स में एक से अधिक नंबर्स में जो है वो एक साथ जो है बन रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक पेन है। अब पेन में क्या हुआ कि जो उसकी रिफिल है वो एक साथ 1000 जो है कंपनी ने बनाए, और जो आपका बाहरी पार्ट हुआ पेन का जैसे कैप हुआ वो एक साथ बना 10,000।
या 1000। उसके अलावा जो और पेन की डी असेंबल्ड बॉडी हुई, अलग अलग पार्ट वो बनी। ठीक है, अब सोचिए अगर ऐसा हो कि हम एक पेन की जो डिजाइन किए हैं उसके जो डिसेंबल्ड पार्ट हैं, ठीक है, वो जब एक साथ हम बनाएं तभी एक दूसरे में फिट हो पाए। कैप जो है, अगर हम तीनों चारों जो अलग डी असेंबल्ड पार्ट हैं प्लस आपके रिफिल, ये पांचों एक साथ जब हम उनकी डायमेंशन को कंसीडर करते हुए बनाएं तो वो एक दूसरे में प्रॉपरली फिट हो पाए। अगर ऐसा हो तो कितनी डिफिकल्टी होगी कि आप सिंगल पेन है, उसकी एक साइज आपने बनाई, आपने सारे पार्ट्स को असेंबल करके एक पेन की एक साइज आपने बनाई। अब कहीं से भी दूसरी साइज, मान लीजिए कहीं पेन का जो है एक कोई पार्ट खो गया, अब आप क्या करेंगे? आप तो हैरान परेशान हो जाएंगे, है ना, कि आप क्या करूं, अब तो उसका कोई पार्ट मिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसको हम अलग अलग यूनिट्स में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मास में प्रोडक्शन करके उसके बाद असेंबल करते हैं, तो कोई भी पार्ट जो है दूसरे पार्ट में फिट हो जाता है ना, आसानी से फिट हो जाता है। अब एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपके घर में कोई होल्डर लगा हुआ है, बल्ब आपका फ्यूज हो गया, तो आप कोई सा भी बल्ब ले आते हैं और जो भी लाते हैं इसमें फिट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए जाएं, और इस कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए जाएं कि अदर जो अदर डिजाइंड प्रोडक्ट हैं सेम पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे, उसमें वो पार्ट आसानी से फिट हो सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो जो आपकी इंटरचेंजेबिलिटी होती है, इसमें क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है उसमें बिना बदलाव के, बिना परेशानी के, पुराने या घिसे हुए जो है टूटे फूटे अन्य एलिमेंट के साथ उसको जो है आसानी से असेंबल कर दिया जाए। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी से आप यूजुअली आप देख रहे होंगे हर सेक्टर में आजकल जो ये मैन्युफैक्चरिंग की नीति है, पॉलिसी है, इसको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो उनके पार्ट की डिजाइन हो वो इस तरीके हो कि एक पार्ट दूसरे पार्ट में फिट हो सके। आप कभी कभी देखते होंगे कि आप कोई प्रोडक्ट लेके आए, उसका एक पार्ट खराब हो गया, आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, सेम प्रोडक्ट है लेकिन उनकी डिजाइन क्या होती, अलग होती है, तो वो क्या होता है कि उनका पार्ट इसमें फिट नहीं होता है। तो कितनी दिक्कत होती है, दैट इज कि आपका वो टोटल प्रोडक्ट खराब हो गया, है ना। और अगर मान लीजिए आपको सेम प्रोडक्ट जो है कोई दूसरी कंपनी जो है, या कोई कंपनी सेम ही कंपनी है जो अपने अदर प्रोडक्ट बनाई है, उसका कोई पार्ट इसमें फिट हो जाता है, तो कहने का मतलब ये है वो इंटरचेंजेबल हो गया। ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो एक प्रक्रिया होती है जिससे कि हमारा मास प्रोडक्शन आसानी से नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक साथ बनाते हैं और बोथ प्रोडक्ट आर इंटरचेंजेबल, जिससे कि हमारा जो है वो नुकसान, किसी भी तरीके से उपभोक्ता का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं सोर्स ऑफ एरर। जो हमारी त्रुटि होती है उसके क्या क्या सोर्स होते हैं। ठीक है, तो बात करें सोर्स ऑफ एरर की, तो जनरली जो है अगर मान लीजिए हमने कोई मेजरमेंट करा और उसमें एरर है, कोई गलती है, तो क्या होगा कि हम
पहले उस गलती के रीजंस क्या हैं, क्या क्या सोर्स हैं, उसके बारे में पता करेंगे कि किस वजह से जो है हमारा ये एरर आ रहा है, और फिर उसको जो है हम दूर करने के लिए जो भी क्या नाम है रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं उसको हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो एरर है वो कितने टाइप के होते हैं। एक होता है नियामक त्रुटियां या कंट्रोलेबल एरर, मतलब कि ऐसे एरर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके, डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो करके उन एरर्स को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको हम नियामक त्रुटि या कंट्रोलेबल एरर बोलते हैं। अब नियामक त्रुटि को या कंट्रोलेबल एरर को हम दूसरे एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक या व्यवस्थित त्रुटियां। इसमें क्या होता है कि जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके परिमाण और जो उसकी इंटेंसिटी है, जो टास्क को परफॉर्म कर रहा है उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और उससे आप बार बार जो है मेजरमेंट की प्रोसेस जो है दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपको ऐसे एरर जो है वो पता चल जाते हैं। और कभी कभी यूजुअली ऐसा भी होता है कि आप बार बार एक सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं और आपको एरर पता नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे एरर्स को क्या बोलते हैं हम, कंट्रोलेबल या क्या नाम है नियामक त्रुटियां बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि सॉरी, इन त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम उसके परिमाण और इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, और जो ये एरर्स हैं इनको आसानी से उस परिमाण यानी कि जो आपका उनके परफॉर्मेंस की जो कैपेसिटी है, ठीक है, या कितने किस अमाउंट में वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो ये एरर्स हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से किस तरीके से एरर्स को हम ये कंट्रोलेबल एरर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो आप जनरली क्या करेंगे, कैलिब्रेशन, जो कि हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस क्या होती है। तो क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि कैलिब्रेशन करने के बाद भी जो है आपकी मशीन जो है वो कुछ ना कुछ टास्क को एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एरर है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ ना कुछ एरर है। जैसे कि आप स्लिप गेज वगैरह से जो है जब मेजरमेंट करते हैं तो कभी कभी उसमें जो है एरर आ जाता है। अब ये एरर हो सकता है कि उसके वेट की वजह से, मास की वजह से हो, या हो सकता है हिस्टेरिसिस की वजह से हो, या फ्रिक्शन की वजह से हो, कोई भी रीजन जो है इन एरर के पीछे हो सकता है। तो उसको क्या करना होता है कि उसको आप फाइंड आउट करिए, ठीक है, और उस एरर को फाइंड आउट करने के बाद जो है जहां से भी क्या नाम है जिस भी यूनिट पे दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से एरर आ रहा है, उस क्या नाम है एरर को आप रिमूव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एम्बिएंट कंडीशन, जनरली जो है मेजरमेंट आपका क्या नाम है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सेटअप किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग 20 डिग्री टेम्परेचर और 760 जो कि आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उस पे जो है वो लेना चाहिए। अब अगर इन जो है क्या नाम है आपकी एम्बिएंट कंडीशंस में चेंज होता है तो एरर आना पॉसिबल है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि ऐसे एरर्स को अवॉइड करने के लिए हम जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है मेजरमेंट की वो हम मेंटेन रखते हैं, चाहे वो आप एसी के थ्रू कर सकते हैं चाहे फिर नेचुरली हो। ठीक है, उसको आपको ध्यान में रख के ही मेजरमेंट करना होता है। और कुछ एरर होते हैं जो आपके अवॉइडेबल एरर होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका मिस अलाइनमेंट हो गया।
यह आपका पैरेलक्स एरर हो गया। पैरेलक्स के बारे में बात करा तो क्या होता है, लंबन कि जो भी मेजरमेंट है वो आप जिस भी क्या नाम है सरफेस पे ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर आपको होना चाहिए। अगर आप परपेंडिकुलर नहीं है तो जो आपकी क्या नाम है इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको सही पोजीशंस में नहीं दिखाई देंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, तो उससे एरर आ सकता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जब भी आपका इंडिकेटर जिस प्लेन में है उसके आप परपेंडिकुलर खुद को रखें तो आप सही जो है वो रीडिंग नोट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशनल एरर या रूपांतरित त्रुटि। तो देखिए जैसे सेंसिंग डिवाइसेस हैं, तो मान लीजिए कि वो क्या करती हैं, उसने किसी भी क्या नाम है कोई भी रीडिंग या कोई भी सिग्नल को सेंस करा। सेंस करने के बाद वो क्या करते हैं कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो वो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसमें अगर मान लीजिए आपकी सेंसिंग डिवाइस ने कुछ एरर कर दिया तो आपका जो है फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं कि आपकी जो आपकी सेंसिंग डिवाइस उसमें जो भी सेंसिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम प्रॉपरली सेटअप करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि जो भी एरर का कॉज है उसको हम रिमूव कर दें जिससे कि आपका ट्रांसलेशन एरर ना आने पाए। ठीक है, उसके अलावा रैंडम एरर होते हैं जिसमें कि क्या नाम है दो टाइप होता है। एक ऑब्जर्वर का होता है जो ऑब्जर्वर की त्रुटि की वजह से होता है कि उसने सही से ऑब्जर्व नहीं किया, सही से रीडिंग नहीं लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका रैंडम एरर आ जाता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, देखिए जो आपके क्या नाम है कंट्रोलेबल एरर है ये यूजुअली जो है आप बार बार रिपीट करते हो तो आते हैं। ठीक है, जितनी बार आप करोगे वही एरर आएगा, सेम एरर आएगा, हर बार आएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है कंट्रोल कर सकते हो। काश देखिए किस रीजन की वजह से हो रहा है और उसको आप कंट्रोल कर पाओ। लेकिन रैंडम एरर क्या है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कब आएगा, है ना। आपको नहीं पता कि अचानक से क्या हो जाएगी, आपकी मशीनरी खराब हो जाएगी। ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। रैंडमली जो है कोई चीज अचानक से एकाएक जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उसके पीछे आपको काज जो है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हो रैंडम एरर में। अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक ऑब्जर्वर एरर। मान लीजिए ऑब्जर्वर जो है वो सही से रीडिंग नहीं ले रहा है, सही से नहीं ले पाया, तो उसके हो सकता है अपने पर्सनल कारण हो, इमोशनली कहीं और हो, मेंटली कहीं और हो, कुछ अफेक्टेड हो। ठीक है, और एक्सटर्नल कारण भी होते हैं। एक्सटर्नल जैसे कि वो फिजिकली जो है वो एबल ना हो, या हो सकता है कि वो थका हुआ हो, या हो सकता है, ये तो इंटरनल हो गया, फिजिकल से रिलेटेड जितने हो गए ये इंटरनल हो गए। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो जैसे कि आपका मान लीजिए बहुत नॉइस हो रही है वहाँ पे, या वाइब्रेशन हो रहा है, या अदर जो है डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं निकाल पा रहा है। तो इन एरर को क्या करते हैं, इनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि एसक्यूसी स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हम इनको कंट्रोल करते हैं जो हमारे रैंडम एरर होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ एरर। एडजस्टमेंट ऑफ एरर की अगर बात करेंगे तो जैसे कि आपका बैकलैश हो गया या आपका जीरो डिफेक्ट हो गया। ठीक है, आप जनरली जो है माइक्रोमीटर में करते हैं, पहले क्या करते हैं, या आपके कैलिपर्स हो गया तो आप देखते हैं कि जीरो हमारी जब पोजीशन होती है उस पे जो हमारी मेन स्केल है और जो आपका वर्नियर स्केल है दोनों एक पॉइंट पे है या नहीं। तो इस तरीके से ये जो जीरो डिफेक्ट और ये सब चीज़ें हैं, या पैरेलक्स एरर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि हमको जो है वो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करके और इन एरर्स को जो है वो दूर कर लेना चाहिए। ठीक है, एम्बियंट कंडीशंस को हमें हमेशा जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। अगर कोई अवयव खराब हो रहा होता है तो उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको
रिपेयर कर लीजिए, या फिर ज़रूरत पड़े तो उसको चेंज कर लीजिए, या फिर एज़ पर रिक्वायरमेंट आप दोबारा से जो है इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लीजिए, जिससे कि उसमें कोई एरर ना आए और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एश्योर हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपकी फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट अराउंड कंप्लीट हो चुकी है। कुछ टॉपिक अब रिमेन आई थिंक नहीं है। एक दो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जो ज़रूरत है, देखता हूँ अगर ठीक है, ज़रूरत पड़ती है तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। और अब जो है आपकी यूनिट है, एरर्स उसमें हो गए हैं कि कौन कौन से मेजरमेंट में एरर आते हैं, किस तरीके से उनको दूर किया जाता है। उसके बाद लिमिट फिट टॉलरेंस आपका हो गया है, स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, ठीक है, डिफरेंस स्टैंडर्ड्स में हो गया है, उसके अलावा अलाउंस हो गया है। तो ऑलमोस्ट जो है आपकी ये फर्स्ट यूनिट अभी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो अपनी नेक्स्ट यूनिट के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।